हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमानी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड हम इसको उस हिसाब से पढ़ेंगे कि आप लोग जो है पेपर में पॉइंटर्स में आंसर्स अच्छे से लिख पाओ। विल बी स्टडिंग इन दैट वे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। अब अगर मैं बात करूँ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सो व्हाट डू वी मीन बाय ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली थी उससे जस्ट पहले हमारी इंडिया की इकोनॉमी किस हिसाब से थी, हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, राइट। तो अगर मैं एक जनरल आइडिया दूँ इंडिया की इकोनॉमी का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो बेसिकली हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो थी इट वाज मेजरली एग्रेनियन इकोनॉमी। एग्रेनियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर एनग्रोस्ड इन एग्रीकल्चर, राइट। बहुत सारे जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। इट इज़ एग्रेरियन, सॉरी इट इज़ नॉट एग्रेनियन, इट इज़ एग्रेरियन, नॉट एग्रेनियन, इट इज़ एग्रेरियन। एग्रेरियन का मतलब क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज लाइक इनग्रॉस्ड इन एग्रीकल्चर। अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल सकती हूँ कि जो एग्रीकल्चर था वो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था लोगों का, और अप्रॉक्सीमेटली 85% ऑफ द पीपल, राइट, वो जो है वो रूरल एरियाज़ में रहते थे। दे यूज टू लिव इन रूरल एरियाज़, वो रूरल एरियाज़ में रहते थे और वो अपना लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से डिराइव करते थे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही था, इट वॉज नॉट लाइक ओनली एग्रीकल्चर वॉज देयर, और भी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी इंडिया की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, राइट। देयर वॉज अ रियली गुड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छी थी जिसको बाद में ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा। हमारे पास लाइक कॉटन, सिल्क जो थी, मेटल, प्रेशियस स्टोन वर्क्स, हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो थी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन को एक्सपीरियंस किया था। ये सब चीज़ें थी। और एक और चीज़ कि जो हमारी बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी इंडिया के अंदर कि वो कैलकुलेट करे कि क्या हमारी नेशनल इनकम है और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, उन्होंने कोशिश की कि लाइक वील बी कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम या तो फिर आप बोल सकते हो उसको कि लाइक एक तरीके से कि आउटपुट क्या था। तो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया। कभी ब्रिटिशर्स ने ऐसा कोशिश नहीं करी देखने के लिए कि हमारी इंडिया की नेशनल इनकम क्या है और पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल, लाइक मैं कुछ नाम बोलती हूँ, जैसे कि हमारे जो दादा भाई नारोजी थे, विलियम डिग्बी, फ्रिंडले शिराज, VRKV राव, RC देसाई, उन्होंने कोशिश करी थी। बट जो जिनका हम बोल सकते हैं सॉर्ट ऑफ एस्टीमेट थोड़ा ज़्यादा सही बैठा था वो थे हमारे डॉक्टर राव के। तो उनके जो हैं वो थोड़े से सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाते हैं जो भी उन्होंने एस्टीमेट लगाए थे। बहुत सारे लोगों ने किए थे। मैं फिर से नाम रिपीट करती हूँ, विलियम डिग्बी, दादा भाई नारोजी, फ्रिंडले शिराज, VKRV राव, इट इज़ VKRV राव, RC देसाई, ठीक है। और एक और मैं डाटा पॉइंट तुम लोगों को बताती हूँ कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब कि जो 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था, मैं 20% क्यों लिख रही हूँ, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में जो हमारी बोल सकते हो जो एग्रीगेट रियल आउटपुट था, और एग्रीगेट रियल आउटपुट इट वॉज ग्रोइंग एट लेस देन 2%। वो लेस देन 2% ग्रो कर रहा था। इट वॉज ग्रोइंग एट लेस देन 2%, वो लेस देन 2% ग्रो कर रहा था। और जो हमारा पर कैपिटा इनकम या फिर आप बोल सकते हो पर हेड जो हमारी इनकम होती है, पर कैपिटा आउटपुट जो होती है, सॉरी, और जो हमारी पर कैपिटा आउटपुट है, कैपिटा आउटपुट, सो इट वॉज लाइक ग्रोइंग एट 0.5% पर ईयर। वो 0.5% पर ईयर ग्रो करी थी। एंड एग्रीगेट रियल आउटपुट वॉज ग्रोइंग लाइक लेस देन 2%, और पर कैपिटा आउटपुट वॉज लाइक 0.5% पर ईयर। अब हम लोग मेन चालू करते हैं चैप्टर के साथ। दिस वॉज सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, राइट। नाउ बिगिनिंग विद द चैप्टर, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट, हम लोग बेसिकली अब क्या बात करेंगे, हम लोग अलग अलग सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो कैसा था उसके बारे में। सबसे पहले वी आर गोइंग टू बिगेन विद द एग्रीकल्चरल सेक्टर। लेट्स टॉक अबाउट द सेक्टर्स, राइट।
और मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि या सपोज टू टेल अबाउट कि व्हाट वर द मेन रीजंस फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, मतलब क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में। नाउ टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो हमारी एग्रीकल्चर पे रिलाई करती थी। अप्रॉक्सीमेटली बोला जैसे मैंने 85% ऑफ द पीपल दे लिव्ड इन रूरल एरियाज एंड फॉर देम एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। उनके लिए एग्रीकल्चर ही था भाई जो है, ठीक है, 85% ऑफ पॉपुलेशन के लिए। अब हम लोग बात करते हैं मेन रीजंस फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ what were the main reasons for stagnation in agricultural sector। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे कि what were the main reasons for the stagnation in agricultural sector, कि ऐसे क्या रीजंस थे कि हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर का ग्रोथ एकदम स्टैगनेट हो गया था। स्टैगनेशन का मतलब क्या होता है? स्टैगनेंट होना मतलब एक पॉइंट के बाद सॉर्ट ऑफ ग्रोथ ना होना, कंसिडरेबल ग्रोथ ना होना, उसको हम लोग स्टैगनेशन बोलते हैं। तो क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ स्टैगनेट हो गई थी? तो हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 5 पॉइंट्स के बारे में। अगर पेपर में आया कि भाई आप तुम लोगों को बताना है व्हाट वर द मेन रीजन, सबसे पहले बता दोगे कि भाई कि जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज समथिंग दैट लाइक a lot of people were engrossed into, a lot of people were engaged in agricultural sector। थोड़ा बहुत डाटा पॉइंट दोगे तो एग्जामिनर को तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, एक इंट्रोडक्टरी लाइन, एंड देन यू विल एक्सप्लेन दीज रीजंस दैट दीज वर द रीजंस फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो जैसे कि मैंने लिख दिया इंट्रोडक्टरी लाइन मान लो, फिर हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट पॉइंट व्हिच वाज द मेन रीजन वाज द लैंड सेटलमेंट सिस्टम, या जिसको हम लोग ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, और वी कैन से ज़मींदारी सिस्टम। तो वो एक बहुत ही बड़ा रीज़न था, ठीक है। अब ज़मींदारी सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेके आए हमारे ब्रिटिशर्स, जो हम, ठीक है, ब्रिटिशर्स लेके आए लैंड सेटलमेंट सिस्टम या ज़मींदारी सिस्टम। इसमें क्या होता था, जो भी प्रॉफिट मेरे को एग्रीकल्चरल सेक्टर के थ्रू मिलता था, जैसे कि मान लो मैं फार्मर हूँ, मैं खेती बाड़ी करती हूँ, अब जो भी मेरे को प्रॉफिट मिलता था एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो चला जाता था ज़मींदार्स को, किसकी फॉर्म में? लगान की फॉर्म में। अब मैं पूरा ऐसे वो लिख नहीं रही हूँ, यू हैव टू जस्ट लिसन इट एंड देन यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। तो जो भी क्या बोलता है लगान होता था वो जाता था ज़मींदार्स के पास। अब जो कलेक्शन ऑफ लगान था वो उनका मेन मोटिव था ज़मींदार्स का, कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को फार्मर्स से लगान लेनी ही लेनी है। दिस वाज द मेन रीज़न ऑफ द वो ज़मींदार्स। और जो भी है डेट्स भी जो होती थी ना कि भाई कि ज़मींदार को इस तारीख को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगान जमा कराना है, तो वो भी होती थी। और अगर वो ज़मींदार एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर डेट पे लगान नहीं देते थे तो उससे उनकी वो राइट्स भी जा सकती थी। सो इट वाज लाइक कि मैंने मान लो कल्टीवेशन करा, जो भी मेरा प्रॉफिट था वो ज़मींदार ले लेते थे और वो दे देते थे ब्रिटिशर्स को। तो सिंपल सा ये सिस्टम था, ठीक है। और ज़मींदार और कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है उन्होंने कुछ भी नहीं किया एग्रीकल्चर की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए। वो बस उनका बस मेन मोटिव था ज़मींदारी सिस्टम के अंदर कि जो भी प्रॉफिट है आउट ऑफ द लैंड दैट आई हैव कल्टिवेटेड उसको ज़मींदार्स लेते थे, ज़मींदार्स उस प्रॉफिट को लेकर जाके दे देते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट को। दिस वॉज द मेन लाइक फंडा इसके अंदर। ऑल राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज़ योर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दिस इज़ द सेकेंड थिंग हम बोल सकते हैं कि जिसने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करा। अब क्या होता था ना, पहले हम लोग जो है क्रॉप्स जो है क्या करते थे, हम लोग सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट थे, मतलब प्रोडक्शन में। पहले हम लोग देखो, पहले मैं बताती हूँ कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है। कि कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है कि मैं जो भी क्रॉप्स ग्रो कर रही हूँ ना, मैं अपने लिए नहीं ग्रो कर रही हूँ, आई एम लाइक ग्रोइंग इट फॉर द सेल इन द मार्केट। मार्केट में चीज़ों मतलब क्रॉप्स को बेचने के लिए मैं ग्रो कर रही हूँ। जैसे कि इंडिगो हो गया, इट इज़ अ कैश क्रॉप। वो बेसिकली हम लोग ऐसे कैश क्रॉप्स ग्रो करते थे, राइट। फार्मर्स जो है उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते थे अगर वो कैश क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है हायर प्राइजेस उनको दिए जाते थे। तो ऑब्वियसली अगर मेरे को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं
तो मैं कैश क्रॉप्स ही ग्रो करूँगी ना। अगर मैं फार्मर हूँ, मेरे को ज़्यादा पैसे कैश क्रॉप्स के मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फूड क्रॉप्स, जिसकी मेरे को वीट के राइस के कम पैसे मिल रहे हैं, और कैश क्रॉप्स इंडिगो वगैरह हो गया तो उसके मेरे को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो फिर मैं तो ऑब्वियसली कैश क्रॉप्स ही ग्रो करूँगी। तो वही होने लगे, लोग जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने लगे, यानी कि कैश क्रॉप्स ग्रो करने लगे इन स्पाइट ऑफ प्रोड्यूसिंग द फूड क्रॉप्स। वो फूड क्रॉप्स नहीं प्रोड्यूस कर देते। तो इससे क्या होने लग गया, जो खुद वो है पीजेंट्स हैं, उनको अपने लिए कुछ मान लो दाल चावल लेने, तो वो खुद तो प्रोड्यूस करते नहीं थे, वो खुद उनको जो है बाहर से जाके लेना पड़ता था। ठीक है, अब हम ये बोल सकते हैं कि दिस वाज द मेन रीज़न, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हम बोल सकते हैं। मैंने फिर से यहाँ स्पेलिंग मेरे को लग रहा है गलत लिख दिया, यहाँ पे जेड होता है, राइट। सो बेसिकली कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में ये था। तो अब ये बोल सकते हो कि दिस वाज द वन रीज़न विच वाज लाइक फॉर द फ्रीक्वेंट फेमाइंस। ये लोगों को वहाँ पे फ्रीक्वेंट जो भी फेमाइंस होती थी, एक बोल सकते हो कि एक रीज़न था। फेमाइन का मतलब भुखमरी बेसिकली, उनके पास खाने के लिए नहीं था खाना लोगों के पास, उनके पास दे वर लाइक हैविंग क्रॉप्स फॉर सेलिंग बिकॉज दे गॉट मोर मनी फॉर दैट, राइट। हम बोल सकते हैं लाइक दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइंस, राइट। इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमाइंस, ठीक है, कॉलोनियल टाइम पे। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, हम बोल सकते हैं एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ना प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा कम थी, राइट। उस टाइम पर देयर वाज आल्सो वेरी लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, बहुत ही ज़्यादा कम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही अच्छा यील्ड हो रहा था, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जो लेवल्स थे बहुत ज़्यादा कम थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी नहीं बिल्कुल भी, और फर्टिलाइजर्स जो उनका बहुत कम यूज़ होता था, बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता था। ब्रिटिशर्स तो कुछ इन्वेस्ट करते भी नहीं थे, और ज़मींदार्स का मेन मोटिव होता था लोगों से पैसे खींच लेना। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उस वजह से लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। अब लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी से क्या होता था ना कि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, हम एक नया पॉइंट बना सकते हैं ऐसे कि लाइक देयर वाज अ हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, राइट। देयर वाज अ हाई डिपेंडेंसी on rainfall. Now majority of the population कह रही, majority of the peasants they relied on rainfall, कि भाई बारिश होगी तो तभी हमारी फसल अच्छी होगी, अगर बारिश अच्छी नहीं होती तो उनकी फसल भी अच्छी नहीं उगती थी। तो एक ये भी कारण था। एक तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, देयर वाज नो इरीगेशन सिस्टम्स, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मतलब पहले बाद में हमारे HYV सीड्स आए, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ना कोई ब्रिटिशर्स जो थे वो कुछ योगदान देते थे, कुछ ना वो कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते थे, सब कुछ ट्रेडिशनल था। तो इससे प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, और लोग पूरा डिपेंडेंसी उनकी रेनफॉल पे थी। अगर अच्छी बारिश हुई तो अच्छी क्रॉप होगी, उगेगी, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, अच्छी वो ग्रोथ नहीं होगी क्रॉप्स की, राइट। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं। और हम लोग एक अलग सी चीज़ ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारा पार्टीशन हुआ था उससे भी हमारा जो है बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा हमारे एग्रीकल्चर पे। तो हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ पार्टीशन या तो फिर इफ़ेक्ट्स ऑफ पार्टीशन। तो उससे क्या हुआ था ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, एक बहुत ही एग्रीकल्चर, एक ना हमारा इंडिया के अंदर एक बहुत ही फर्टाइल लैंड था, ठीक है, बहुत ही फर्टाइल लैंड था, इरीगेटेड लैंड था, वो पाकिस्तान पे चला गया। तो इससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। साथ ही साथ एक जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था हमारे इंडिया के अंदर, होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, वो बांग्लादेश का पार्ट बन गया। तो उससे भी बहुत ही हमारे एग्रीकल्चर इम्पैक्ट पड़ा पार्टीशन से एग्रीकल्चर के ऊपर। तो हम लोगों को अगर पेपर में आए कि वी हैव टू टेल द मेन रीजंस फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, मेक द एग्जामिनर रियली वेरी हैप्पी बाय राइटिंग एन इंट्रोडक्शन लाइन। फिर पहले पॉइंट लेगा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करो कि उसमें क्या था, जैसे मैं तुम लोग को हिंदी में समझाया, राइट इट डाउन इन ओन वर्ड्स इन इंग्लिश, राइट। फिर ऐसे ही सारे के सारे पॉइंट्स को लिखो, लास्ट में लिखो, so these were the main reasons for the stagnation of agricultural sector. This is how you have to write your answers also, and this is how, मतलब ऐसे बढ़िया लगेगा पॉइंट्स में। पैराग्राफ में ना वो नहीं अच्छा नहीं लगता, मतलब बहुत वो हो जाता है एकदम, क्या बोलते हैं, क्योस टाइप हो जाता है। बट अगर पॉइंट्स में लिखते हो तो एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, एकदम सटीक रहती हैं चीज़ें। तो ये तो हमारा पहला हो गया एग्रीकल्चरल सेक्टर। नाउ we are going to talk about the industrial sector. देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब मैंने बताया कि जैसे कि हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज समथिंग विच वाज रियली वेरी गुड, बट जब ब्रिटिशर्स आए तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। क्या हुआ उससे, जब
वो हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमारी जो पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो पूरी एकदम ख़राब हो चुकी थी। देयर वॉज अ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो भी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो पूरी एकदम डिक्लाइन हो चुकी थी। देयर वॉज अ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ओके ओके, सो इंडस्ट्रियल सेक्टर मैंने तुम लोगों को बताया जैसे कि डिक्लाइन हुई क्या, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पहले हमारी बहुत अच्छी थी, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन हो गई। ठीक है, तो जो प्राइमरी मोटिव था ब्रिटिशर्स का वो ये था कि हमारी जो इंडिया है वो बन जाए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि हम लोग रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करें। दिस वाज द सोल मोटिव, द सोल मोटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स वाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। और हम लोग जो है एक वो बन जाए, क्या बोलते हैं, हम लोगों के पास मतलब हम लोग रिसीव करें एक तरीके से द मशीन मेड चीप गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। उस टाइम पर जो है वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ट्रेंड में था, तो वो चाहते थे कि हम जो है रॉ मटेरियल को सप्लाई करें। इससे क्या हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो जो है उस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि हम लोग जो है वी वर लाइक ओनली लाइक सेलिंग द रॉ मटेरियल्स। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन हो गई, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट पे भी तो इम्पैक्ट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी तो होगी ना। तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो गए थे, बहुत सारे लोग, अब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नहीं रही। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं हमारे इंडिया में वो और एग्रीकल्चरल सेक्टर की टूवर्ड्स डायरेक्ट हो गए। अब जिन लोगों को वो हो गया, ये वाला काम उनका छूट गया, अब उनको कुछ ना कुछ तो करना ही है रोज़गार कमाने के लिए, सो दे डाइवर्टेड टूवर्ड्स एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर के टूवर्ड्स डायरेक्ट होने लग गए। साथ ही साथ मैंने बोला डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। हमारी जो इंडिया है बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो हम लाइक इम्पोर्ट, वी वर लाइक अ हब ऑफ exporting goods, exporting like the raw materials and we were like importing the finished goods। तो हमारे इंडिया को एक तरीके से बना दिया हब ऑफ, लाइक हब तो नहीं हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि लाइक हम बोल देते हैं इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। लाइक हम लोग जो है इम्पोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स को, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एंड वी वर लाइक एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। लाइक मैं थोड़े से इन पॉइंट्स को और बड़ा करके लिख रही हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। और हम लोग एक्सपोर्ट करते थे द रॉ मटेरियल्स, वी वर यूज्ड टू डू एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखो वो भी चीज़ हम लोग मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि जो ब्रिटिशर्स थे राइट, दे लाइक कोई रोल नहीं प्ले करते थे वो एज सच, मतलब पब्लिक सेक्टर था ना उस ब्रिटिश एक तरीके से, तो वो कुछ नहीं करते थे कि कैसे भी करके इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा बहुत बूस्ट हो। वो सिर्फ जो है रेलवेज में कन्फाइन थे, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाए, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाए, तो वो थोड़ा बहुत उस पर ध्यान देते थे। लाइक दे पेड नो अटेंशन टूवर्ड्स लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि लो क्या लिमिटेड रोल बोल सकते हैं हम लोग पब्लिक सेक्टर का। तो वॉज ए लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। और हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि लैक बहुत कम थी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज राइट, तो वॉज अ लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वी कुड से। अभी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती हैं ध्यान से सुनो। देखो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं मशीनों को बनाने के लिए, उनको बोलते हैं हम लोग कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़। वो वाली इंडस्ट्रीज जिससे हम लोग मशीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब वो मशीन मिल बन गई तो उससे मैं गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ। सो दोज थिंग्स जो हम मशीनें बनाने के प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज सिंपल सिटी की भाषा में। और एक अच्छा पॉइंट है कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, कि बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। अब ये क्या होता है भाई, मिलिट्री। हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं, एक होती है तारिफ और एक होता है कोटा। अब इसमें ना थोड़ी बहुत आती है भाई कन्फ्यूजन, है तारिफ क्या होता है कोटा क्या होता है। देखो तारिफ क्या होता है, तारिफ और कोटा। तारिफ मीन्स टैक्स एक तरीके से सिंपल भाषा में, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। तारिफ का मतलब एक तरीके से बोलते हैं टैक्स, उसको बोलते हैं तारिफ।
टी फॉर तारिफ, टी फॉर टैक्स, याद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। टी फॉर तारिफ हो गया, टी फॉर टैक्स। कोटा क्या होता है? अब कोटा का मतलब होता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स ही एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, एक लिमिट लगा देते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि अगर तुम लोगों ने कोशिश करी इससे ज़्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट करने की तो बेटा वो नहीं होगा, या इम्पोर्ट करने की तो वो नहीं होगा। उसको बोलते हैं कोटा, यानी कि रिस्ट्रिक्शन। कि कोटा, देखो कोटा म्हणजे एक तरीके से क्वांटिटी ऑन द रिस्ट्रिक्शन, लाइक इट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, राइट। क्यू म्हणजे कोटा, ठीक है, और क्वांटिटी, कोटा क्वांटिटी, तारिफ टैक्स, याद रहेगा। अब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी स्टेट की? वो क्या करते थे, एक तरीके से वो टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट करा देते रॉ मटेरियल का। जैसे कि रॉ मटेरियल्स हैं, अब मैं बाहर भेज रही हूँ ब्रिटेन पे रॉ मटेरियल, ठीक है, तो वो जो है वो टैरिफ फ्री कर दिया उन लोगों ने, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट कर दिया रॉ मटेरियल का, मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और टैरिफ फ्री इंपोर्ट कर दिया जो भी ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आते हैं इंडिया में। तो दिस वाज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। दो चीज़ें, क्या चीज़ है, एक तो है टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट कर दिया किसका, रॉ मटेरियल्स का, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स की। अगर यहाँ से मैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बोलते हैं, चलो आम भाषा में, जो भी एक्सपोर्ट करी मैं रॉ मटेरियल्स को, और जो भी इम्पोर्ट हो रहा है फिनिश्ड गुड्स का, उस पर इन लोगों ने ये कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं एक चीज़ के बारे में जो कि है तुम्हारा सुएज कैनाल। वो बहुत अच्छा चीज़ है, मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ उसको किसी भी हालत में। चलो एक बारी हम लोग फॉरेन ट्रेड ख़त्म करते, देन विल टॉक अबाउट सुएज कैनाल की क्या था वो, ठीक है, मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड थिंग विच इज़ आर फॉरेन सेक्टर और फॉरेन ट्रेड। ट्रेड ही बोलते हैं, सेक्टर नहीं बोलते इसको, ट्रेड बोलते। चलो देखो फॉरेन ट्रेड में क्या था। अब मैंने तुम लोगों को बताया बार बार चीख के चिल्ला के कि जो इंडिया है वो क्या बन गई थी, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, सॉरी। तो एक तो वाई पॉइंट हो गया फॉरेन ट्रेड में कि यह है कि हमारी जो इंडिया है इट बिकेम एन इम्पोर्टर ऑफ व्हाट, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। ऑलराइट, और हम लोग बोल सकते हैं कि मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटिश रूल का। बेसिकली इसमें क्या है ना कि जो भी हम मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें लाइक रॉ मटेरियल्स ही हम लोग एक्सपोर्ट करते थे वो सारे के सारे ना ब्रिटिश के टूवर्ड्स ही डायरेक्ट होता था। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वो सारा ब्रिटेन की टूवर्ड्स ही था। बाकी कुछ कुछ जो था हम कुछ कंट्रीज़ के पास होता था, जैसे चाइना हो गया, पर्शिया हो गया जिसको ईरान बोलते हैं, सीलॉन हो गया जिसको श्रीलंका बोलते हैं। सुनो चाइना मतलब पहले तो मोर देन हाफ ऑफ द वाज रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स ब्रिटेन ओनली, राइट, बट जो थोड़ा बहुत था वो चाइना में हो गया। सीलॉन पहले बोलते थे, अब श्रीलंका बोलते हैं, सीलॉन श्रीलंका, और पर्शिया पहले बोलते थे अब ईरान बोलते हैं, ठीक है। तो यह है कि मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, ओके। फिर है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ये थोड़ा सा ना अच्छा पॉइंट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल अच्छे से सुनना है इसको। इट्स वेरी लाइक इट्स अ गुड पॉइंट। क्या चीज़ है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के अंदर? देखो हम लोग क्या भेजते थे बाहर, हम लोग बाहर बेचते थे क्या, रॉ मटेरियल्स भेजते थे। अब मैं रॉ मटेरियल्स भेज रही हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी ना मैं फ्री में बाहर रॉ मटेरियल्स भेज रही हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ पैसा तो मिलता ही है। अब जो भी मेरे को पैसा मिलता था उससे, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस। क्या बोलते हैं, जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस होता था बेसिकली। तो ब्रिटिश रूल में इंडिया एक्सपोर्टर बन गया था वो, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस था क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, तो हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस था। यूज टू एक्सपोर्ट अ लॉट, तो देयर वाज एन एक्सपोर्ट सरप्लस, राइट। अब जो एक्सपोर्ट सरप्लस है उसको हम लोग जो है वो हमारी डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं करते थे। इंडीड ब्रिटिशर्स यूज्ड दोज व्हाट डू वी से एक्सपोर्ट सरप्लस, दैट एक्सपोर्ट सरप्लस उसको ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे भाई। अब वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, अगर मान लो
कोई ऑफिस बनाया है, मैं 3 चीज़ें बताऊंगी तुम लोगों को कि वो क्यों यूज़ कर रहे थे। अब मैं इसको लिखने नहीं वाली, मैं तुमको बस ध्यान से सुनना है। 3 चीज़ें हैं। व्हाट आर दोज 3 थिंग्स? कि हमारी जो एक्सपोर्ट सरप्लस है, इंडिया जो प्रोड्यूस करता था, अब वो ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे। क्यों यूज़ करते थे, क्या करते थे उससे? वो मोटा मोटा 3 चीज़ें करते थे। मान लो कोई ऑफिस सेटअप हुआ है ब्रिटेन के अंदर, सुंदर सा प्यारा सा, ठीक है, कोई ऑफिस सेट हुआ है। अब उसका जो भी पेमेंट बनानी होगी वो हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस से बनाते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, अगर कोई ब्रिटेन ने लड़ाई युद्ध लड़ा है तो उसका भी जो पैसा है वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट सरप्लस से लेते थे, ठीक है। और जो भी इंपोर्ट करना था इनविजिबल आइटम्स को, इनविजिबल आइटम से यू कैन राइट टू इम्पोर्ट एनी सॉर्ट ऑफ सर्विसेज। तो 3 चीज़ें हैं। अब खुद सोचो, ब्रिटेन है, अब खुद सोचा तो ब्रिटिशर्स क्यों यूज़ करेंगे एक्सपोर्ट सरप्लस ऑफ इंडिया? या तो कोई लड़ाई होगी तो वो हमारा पैसा यूज़ कर सकते हैं, या तो उनको कोई पेमेंट बनानी होगी, उन्होंने कोई ऑफिस सेटअप करा, राइट, उसके लिए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या है? अगर कोई इनविजिबल आइटम्स को कोई सर्विसेज इंपोर्ट करानी है बाहर से, उसके लिए। ठीक है, इसको बार बार सुनना, 3 पॉइंट से दिमाग में छप जाएंगे। ऑल राइट, तो हमारा जो लास्ट पॉइंट था फॉरेन ट्रेड में, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो जो है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर कि देयर वाज टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, और टैरिफ फ्री इम्पोर्ट था ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया। यानी कि हम लोग इम्पोर्ट जो है टैरिफ फ्री मटेरियल का, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ मैं, हम लोग एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स का कर पा रहे थे टैरिफ फ्री, और इम्पोर्ट हो रहा था जो भी हमारे फिनिश्ड गुड्स होते थे जो वहाँ से ब्रिटेन से बनते थे, तो वही भी यहाँ पर हमारा ये फॉरेन ट्रेड में आ जाएगा, राइट। नाउ वी विल लाइक टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, बट उससे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द सुएज कैनाल। ठीक है, देखो यार, सुएज कैनाल जो है वो हमारा 1869 में आया था, राइट। इट वॉज लाइक ओपनड इन सुएज कैनाल, द सुएज कैनाल जो है वो हमारा 1869 के अंदर जो है वो आया था, और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा था वो ध्यान से समझना एक बार ही आप सब मतलब हम लोग। तो इट वाज लाइक इन 1869 इट वाज ओपनड। उससे क्या चीज़ हुई थी, इससे एक तो ये चीज़ हुई थी, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और जो भी इंडियन मार्केट में एक्सेस है वो इजी हो गया था, राइट। सो इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो रिड्यूस हो गई थी, और जो भी लाइक ट्रांसपोर्टेशन है टू इंडिया, इट वाज लाइक टू अ बिट, वो थोड़े ईजियर हो गई थी, राइट, इंडियन मार्केट में। और एक डायरेक्ट रूट प्रोवाइड किया था इसने फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। ब्रिटेन और इंडिया के बीच में एक तरीके से डायरेक्ट रूट प्रोवाइड किया था, एंड अवॉइडेड द नीड टू सेल ऑन अफ्रीका। मतलब कि ये है कि प्रोवाइडेड द डायरेक्ट रूट बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, और एक डायरेक्ट रूट प्रोवाइड किया था। पहले हम लोगों को एशिया के थ्रू सेल करके हम ट्रांसपोर्टेशन होती थी, मूव कर सकते थे, बट राइट नाउ विद द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल डायरेक्टली इंडिया और ब्रिटेन में एक तरीके से लाइक रूट बन गया था शिप्स के लिए। और एक तरीके से बोल सकते हो इट इज़ वन स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन द वर्ल्ड। सो लाइक 1869 में आता है, ध्यान रखना कौन से साल में आता है ये, 1869 के अंदर। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशंस की क्या डेमोग्राफिक कंडीशंस थी, ओके। ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशंस। तो अगर मैं डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में बात करूँ तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो भी हमारी वहाँ पर उस टाइम पॉपुलेशन थी, तो क्या डेमोग्राफिक कंडीशन देखते हैं कि डेमोग्राफिक इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तुम लोग को ये ध्यान रखना है कि द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, द पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ था वो हमारा कब हुआ था? द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इट वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1881। 1881 में हुआ था हमारा पहला ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया, जनगणना, जिसमें हम लोग वो करते हैं, जनगणना करते हैं, एक तरीके से सर्वे होता है, काउंट करते हैं लोग। तो वो जो हमारा नाउ टॉकिंग अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशंस। तो डेमोग्राफिक कंडीशंस बेसिकली वो होती हैं एक तरीके से जो कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती हैं। जो पहला ऑफिशियल सेंसस था यानी कि जनगणना एक तरीके से बोल सकते हो, वो 1881 के अंदर हुआ था। फिर उसके बाद 1881 से हर 10 साल बाद जो वो कंडक्ट हुआ, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान रखने की, जो 1921 है इट वॉज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 को बोला जाता है कि इट वॉज द
ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब ये ऐसा क्यों बोला जाता है, क्या इसके पीछे रीज़न है, वो हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, इट वॉज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। वाई? बिकॉज इंडिया जो था ना पहले, वो इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और कंडीशन। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता था कि बर्थ रेट भी ज़्यादा होती थी और डेथ रेट भी ज़्यादा होती थी फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर। अब सेकंड स्टेज में क्या होता था, सेकंड स्टेज में होती थी कि हमारी बर्थ रेट तो ज़्यादा है और डेथ रेट कम हो रही है, जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती थी। तो इंडिया जो है वो पहले फर्स्ट में थी। अब जो सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, जिसमें बर्थ रेट जो है वो हमारा ज़्यादा था और डेथ रेट कम था, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है और वो बिगिन हुई आफ्टर 1921। दिस इज़ द रीज़न वाई 1921 वॉज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब क्या क्या सिचुएशन थी वो हम लोग उसकी बेसिकली यहाँ पे न्यूमेरिकल पॉइंट्स हैं हमारे। एक तो ये चीज़ है कि एक तो हाई बर्थ रेट थी और हाई डेथ रेट थी, ठीक है। उस टाइम पर देयर वाज हाई बर्थ रेट ऑल्सो एंड देयर वाज हाई डेथ रेट ऑल्सो। तो अगर मैं बात करूँ बर्थ रेट की, बर्थ रेट बेसिकली क्या होता है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। मतलब कि कितने जो है वो चिल्ड्रन बॉर्न हो रहे हैं हर हम लोग उसमें 1000 को एज अ बेस नंबर मानते हैं, ठीक है, 1000 के हिसाब से। और डेथ रेट क्या होता है, कितने लोग मर रहे हैं, राइट, पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। सो बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई। लाइक बर्थ रेट आप बोल सकते हैं कि इट वॉज लाइक 48 पर 1000, लाइक वो 48 पर 1000 था। और हमारा जो डेथ रेट था उस टाइम पे इट वॉज लाइक 40 पर 1000, राइट, इट्स वेरी, मतलब बहुत ह्यूज है ये अमाउंट। तो 48 पर 1000 था बर्थ रेट और डेथ रेट वॉज लाइक 40 पर 1000। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत ही कम लिटरेसी रेट थी, राइट, देयर वॉज एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है, अब ये एक तरीके से हम लोग लिटरेसी रेट ये बोल सकते हैं कि जो भी कितने लोग मतलब वो हैं पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं एक तरीके से। तो वो जो था हमारा, इट वाज ओवरऑल लिटरेसी रेट। जो ओवरऑल लिटरेसी रेट थी ना, ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ, सो इट वाज लाइक लेस देन 16%, वो 16% से भी कम थी। और अगर मैं बात करूँ फीमेल की, राइट, फीमेल लिटरेसी लेवल जो था वो सिर्फ 7% था। ओवरऑल तो लेस देन 16% थी। और जो फीमेल लिटरेसी लेवल था इट वाज लाइक मीगर ऑफ 7%, इज लाइक वेरी लेस। नेक्स्ट चीज़ वाज दैट कि बहुत ही ज़्यादा इन्फैंट मोर्टालिटी रेट था, राइट। अब बहुत ज़्यादा इन्फैंट मोर्टालिटी रेट था, हाई IFR में लिख रही हूँ यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में। इन्फैंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ इन्फैंट्स क्या होता है, लाइक चिल्ड्रन हुआ लाइक लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, राइट, उनको इन्फैंट्स बोलते हैं। कितने इन्फैंट्स जो हैं वो डाई कर रहे हैं लाइक पर लाइव 1000 लाइव बर्ड्स, नंबर ऑफ इन्फैंट्स जो मर रहे हैं पर लाइव लाइक 1000 बर्ड्स इन अ ईयर। तो इन्फैंट मोर्टालिटी रेट उस टाइम पर हमारा जो था इट वाज लाइक 218 पर 1000। उस टाइम पे था 218 per thousand was the like infant mortality rate at that point of time. All right. तो बहुत ही ज़्यादा लाइक इन्फैंट मोर्टालिटी रेट था, इट वाज लाइक 218 पर 1000 लाइव बर्ड्स इन अ ईयर पहले। और अब जो है इट इज़ 28 पर 1000, राइट। अब इट इज़ लाइक 28 पर 1000 लाइव बर्ड्स इन अ ईयर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ही ज़्यादा कम थी। देयर वाज लाइक लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लोग ज़्यादा एज तक मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते थे पहले, राइट। इट वाज पहले जो था इट वाज जस्ट 32, राइट, 32 लोग, मतलब इट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स जिससे मतलब अराउंड विच लाइक पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव, कि भाई इतने साल तक तो इंसान जिंदा रहेगा। तो इट वाज ओनली 32, राइट। और अगर मैं अब की बात करूँ सो इट वाज लाइक पहले। और अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूँ, प्रेजेंट की, सो इट इज़ राइट नाउ 68 ईयर्स, राइट नाउ। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी थी, बहुत गरीबी थी उस टाइम के ऊपर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। बहुत सारे फेमाइंस भी थे, राइट, उस टाइम पे लॉट ऑफ पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी थी, राइट। तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो थी वो इधर अनअवेलेबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सो वो भी चीज़ थी। बट अगर मैं न्यूमेरिकल बात करूँ तो ये सारा डेटा था, राइट, जो हम लोग को ध्यान में रखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज़ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये क्या होता है उसको उसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर,
देखो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स, कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वर्किंग पर्सन्स का अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग सेक्टर्स में, अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स, कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है जो भी वर्किंग पर्सन, राइट, इट रिफर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। ओके, अब हम लोग अगर बात करें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की तो हम कैसे बोल सकते हैं, एक तो हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था या एग्रीकल्चरल सेक्टर था, इट वाज लाइक द मोस्ट ओवर, मतलब बहुत सारे लोग उसी में इनग्रॉस्ड थे, तो हम बोल सकते हैं कि लाइक प्राइमरी ऑक्यूपेशन का प्री डोमिनेंस था, एक तरीके से प्री डोमिनेंट था, प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। मतलब एक तरीके से मैं आपको तुम लोगों को डाटा बताती हूँ। तो अगर मैं बात करूँ प्राइमरी सेक्टर के बारे में, राइट, इट इज़ प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं 70 to 75% जनता इन्वॉल्व थी। सेकेंडरी सेक्टर में अगर मैं बात करूँ तो इट वॉज लाइक 10%। तो इफ आई टॉक अबाउट टर्शरी सेक्टर, इन टर्शरी सेक्टर अप्रॉक्सीमेटली लाइक 15 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इन्वॉल्व, राइट, ये चीज़ थी। और साथ ही साथ एक अनबैलेंस्ड ग्रोथ भी थी, मतलब कि एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो थी उस टाइम पे वो एक तरीके से बैलेंस नहीं था, मतलब मैं बोलूँ ना एकदम होलिस्टिक ग्रोथ हो रही हो, वो होलिस्टिक ग्रोथ नहीं हो रही थी एकदम, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं इट वॉज नॉट इक्वली डेवलप्ड, सारे के सारे सेक्टर्स जो थे, ग्रोथ जो थी वो बैलेंस्ड नहीं थी, राइट। ग्रोथ तब बैलेंस होती है जब सारे के सारे जो सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में वो इक्वली डेवलप हो, वो इक्वली डेवलप नहीं हो रहे थे, तो हम बोल सकते हैं कि देयर वाज एन अनबैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है वेरिएशन। वेरिएशन बोल रहे हैं या तो फिर हम लोग रीजनल वेरिएशन लेके चलते हैं, चलो लेट्स टेक इट रीजनल वेरिएशन। अब ये क्या मामला है, देखो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, यार पुट अ स्टार योर, एक अच्छा पॉइंट है। अभी ये क्या होता है, देखो अब कुछ कुछ रीजन्स में क्या हो रहा था ना, कुछ कुछ रीजन्स में ऐसा हो रहा था कि लोग जो है ना वो थोड़ा सा प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होके कहीं और जा रहे थे। अब कुछ जगह पे ऐसे होता है कि प्राइमरी सेक्टर में लोग और ज़्यादा घुस रहे थे, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर क्या था ना, यहाँ पर लोग ज़्यादा वो इंक्रीज़ कर रहे थे अपने डिपेंडेंस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में, पर उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब में क्या था कि जो हमारा वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा इन्वॉल्व था। अब कैसे याद रख सकते हैं हम लोग तमिलनाडु वगैरह को, देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, देखो तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु टी, तमिलनाडु ए फॉर आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। तो इससे कुछ हम लोग निमोनिक्स बनाए तो क्या होगा, टक, टी ए के टक, KMW, है ना, तो ऐसे याद कर लेते हैं, टी टक, टक या फिर कैट बोल लो, ये वाला कैट, कैट, कैट क्या करती है, कैट म्याऊ करती है ना, म्याऊ। अब देखो कैट क्या म्याऊ, ऐसे याद रख सकते हो, कैट हो गया, कैट क्या करती है, कैट म्याऊ करती है ना, कैट क्या करती है, म्याऊ करती है, ठीक है। तो याद रखने के लिए याद रख सकते हो। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर लोग ज़्यादा अच्छे से मतलब इनग्रॉस्ड हो रहे थे, इम्प्रूव हो रहा था इंडिपेंडेंस क्या रही, मतलब वो ज़्यादा उधर उधर की तरफ जा रहे थे लोग, ध्यान प्राइमरी से हटके सेकेंडरी, टर्शियरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर्स पे। तो कैट क्या करती है, म्याऊ करती है। तो के फॉर केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। उसके बाद जो है इंक्रीज जहाँ पे हो रहा था, जहाँ पर हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर में ही इंक्रीज हो रहा था, वो था उड़ीसा, राजस्थान और हमारा पंजाब। यहाँ पर लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा घुस रहे थे, ठीक है, यानी कि शेयर ऑफ वर्कफोर्स इंक्रीज हो रही थी। उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, तो चलो सिंपल है, याद रख लोगे पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, ठीक है, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़, हम लोग अब बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, और बहुत ईजी तरीके से पढ़ेंगे। देखो
इंफ्रास्ट्रक्चर अब ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, क्या पढ़ेंगे हम लोग, रोड्स पढ़ेंगे, रेलवेज पढ़ेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, टेलीग्राफ हो गया, उसके बारे में हम ओवरव्यू लेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोड्स के बारे में। अब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया ना, ब्रिटिशर्स जो है ना कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने ज़्यादा रोड्स पे इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके पास इतने फंड्स नहीं थे। ठीक है, तो जो रोड्स हैं बेसिकली वो उनका दो मेन काम होता था, और ये इंपॉर्टेंट है। रोड्स जो है इट हैड लाइक इट सर्व्ड टू मेन मोटिव्स, राइट। वो दो मेन मोटिव क्या थे, एक तो आर्मी को मोबिलाइज करना, मोबिलाइजिंग द आर्मी, यानी कि आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, एक उनका ये काम था, राइट। और एक और काम था, वो था रॉ मटेरियल्स को शिफ्ट करना, राइट, रॉ मटेरियल्स को शिफ्ट करना। तो रोड्स के मेन ये दो काम थे, एक तो मोबिलाइजिंग आर्मी और यू कैन से लाइक शिफ्टिंग दी रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं ऑल वेदर रोड्स नहीं थे ढंग के, तो इसलिए जब भी फेमाइन्स वगैरह होती थी ना, तो जो भी नेसेसिटीज़ हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो वहाँ पर जहाँ पे फेमाइन हुआ, जहाँ पर बाढ़ग्रस्त एरिया है, वहाँ पर जो है लेके जाने में चीज़ों को बहुत दिक्कत आती थी। ठीक है, नाउ हम लोग रेलवेज के बारे में बात करते हैं, तो रोड्स का हम इतना ही पढ़ेंगे अभी। ठीक है, मतलब यही पढ़ते हैं, मतलब मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई मोबिलाइजिंग एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल्स, देयर वाज अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑल वेदर रोड्स ड्यू टू विच लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, राइट, जिससे जो है फेमाइन्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती थी उन एरियाज़ को, नेचुरल कैलामिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती थी उस एरिया को, कि ऑल वेदर रोड्स नहीं थे। अब ऑल वेदर रोड्स क्या होता है, ऑल वेदर रोड्स होते हैं कि ऐसे रोड मतलब कि जो हर वेदर, सर्दी गर्मी टिके। कुछ ऐसे कच्चे रोड भी होता है जो बारिशों में एकदम वो ऐसा हो जाता है, एकदम वो एरिया एकदम गीला गीला हो जाता है रोड वाला। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल होता है। ऑल वेदर रोड क्या होता है, एकदम मजबूत रोड, बारिश चाहे कुछ भी हो, वो रोड जो है वो मतलब ख़राब नहीं होता है, तो वो होता है ऑल वेदर रोड, मतलब सर्दी गर्मी टिके वो रोड। ठीक है, तो रोड्स का ही हो गया। अब हम बात करें यार रेलवेज़ के बारे में। अब ब्रिटिशर्स ने कुछ भी बोलो 100 बुरी चीज़ें करी होंगी, बट सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने बोल सकते हैं रेलवेज़ करी इम्प्रूव। अब रेलवेज़ बेसिकली उन्होंने बहुत अच्छे से कह सकते हो इम्प्रूव करा, वो भी अब बेसिकली उनका खुद का ही मोटिव था उनके उसके पीछे भी। अब उसके कह रहे दो मोटिव, दो मेन इंपॉर्टेंट वेज से उसने इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करा। अब किसी तरीके से करा, पहली तो ये चीज़ है, उससे ये हुआ कि लोग लंबे लंबे रास्ते ईजिली ट्रैवल कर सकते थे, राइट। पीपल कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस ईजिली, उनको इतने धक्के खाने की वो नहीं होती थी, लाइक इट ब्रोक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स एंड इट प्रमोटेड नेशनल इंटीग्रेशन, तो लॉन्ग डिस्टेंस लोग ट्रैवल कर पाते थे। साथ ही साथ कमर्शलाइजेशन हुआ इंडियन एग्रीकल्चर का, इससे कमर्शलाइजेशन भी हुआ। इट एनहांस्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिससे एक तरीके से हमारी जो सेल्फ सफिशेंसी है उस पर फ़र्क पड़ा। जिसमें हम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि सेल्फ सफिशेंट नहीं थे, हम लोगों को दुकानों से जाकर राशन लेना पड़ रहा था किसानों को, तो उसने एक तरीके से कमर्शलाइजेशन में हेल्प करा। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। सो अगर मैं बात करूँ एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो उन्होंने जो है बहुत कोशिश करी है इसको डेवलप करने की, पर एज सच कोई सिग्निफिकेंट वो नहीं निकला, आउटकम नहीं निकला उसके पीछे। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हुई ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि उन्होंने एक वो खोला था, क्या बोलते हैं, इनलैंड एयरवेज जो है एक तरीके से वो अनइकोनॉमिकल थी। जैसे कि उन्होंने कोस्ट कैनाल बनाया था उड़ीसा कोस्ट पे, तो मतलब उसका अनइकोनॉमिकल थी, उससे इतना फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब एक तरीके से हम बोलते हैं ओवरऑल इट वुड लाइक नॉट सक्सेसफुल फॉर देम, राइट। ओके, उन्होंने कोस्ट कैनाल बनाया था उड़ीसा कोस्ट पे, कोस्ट कैनाल ऑन उड़ीसा कोस्ट, इट वॉज नॉट दैट मच सक्सेसफुल कि जितना होना चाहिए था उसको, जितना उस पर इन्वेस्टमेंट थी, राइट। देन हम लोग थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या उस टाइम कम्युनिकेशन का क्या सिस्टम था। तो टेलीग्राफ बहुत ट्रेंड में आ गया था उस टाइम पर। टेलीग्राफ जो था इट वॉज लाइक ट्रेंडिंग में, सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो, जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में है। तो उस टाइम पर जो है कम्युनिकेशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा जो हमारे टेलीग्राफ है, पोस्ट और टेलीग्राफ थे, वो बहुत पॉपुलर मीन्स थे कम्युनिकेशन के, राइट। तो बेसिकली एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक है टेलीग्राफ, वो इंट्रोड्यूस हुआ, द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। बेसिकली इसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की इन इंडिया, इट सर्व्ड द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो वो उसने सर्व किया पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, पर पोस्टल सर्विसेज भी थी, बट दे वर नॉट
मतलब वो इनएडिक्वेट थी। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था और वो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक तरीके से था। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में बेसिकली पोस्ट और टेलीग्राफ वर द मोस्ट लाइक पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उस टाइम पर। तो एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इंडिया में आया था, तो इट सर्व द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कि मतलब बेसिकली रीजंस मीनिंग तरीके से हम ये बोलते हैं कि वाई ब्रिटिशर्स लाइक उन्होंने क्यों इतना वो करा, मेहनत करी हमारी इंडिया की इंफ्रा पर काम करने के लिए, क्यों उन्होंने इतना वो करा, why they like did that, just because of their own colonial interest, हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अपने ही लिए उन्होंने किया, बट पेपर में हम लोगों को थोड़ा अच्छे से लिख के आना पड़ेगा। तो एक तो मैं बोल सकती हूँ बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश वॉज टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने डू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज बट जस्ट टू फुलफिल द कॉलोनियल इंटरेस्ट। ठीक है, जिसकी रोड्स हम लोगों ने देखा कि वो क्यों हम लोग इतनी देखा यूज़ होते। रेलवेज जो है वो इसके लिए तो यूज़ होते ही थे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कमर्शलाइजेशन के लिए, बट वो खुद क्यों यूज़ करते थे रेलवेज, वो रेलवेज खुद इसलिए यूज़ करते थे ताकि वो एक तरीके से इफेक्टिव कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन कर सके इंडियन टेरिटरी पे, प्रॉफिट्स अर्न कर सके फॉरेन ट्रेड के थ्रू, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बना सके। तो रेलवेज बेसिकली एक तरीके से हम और भी बोल सकते हैं कि और मेन 3 रीजंस और बोल सकते हो कि इट हैज़ लाइक ब्रिटिशर्स का क्या फ़ायदा था रेलवे को डेवलप करने के पीछे, तो वो हम लोग एक बार इधर देख लेते हैं। द फर्स्ट थिंग हम लोग बोल सकते हैं कि इफेक्टिव कंट्रोल हो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन टेरिटरी के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल के लिए हम लोग ये वो चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट्स अर्न करें बाय लिंकिंग रेलवेज विद मेजर पोर्ट्स, राइट, रेलवेज को पोर्ट्स के साथ लिंक करना, लाइक प्रॉफिट्स अर्न करना और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाना ब्रिटिश फंड्स की इंडिया में, जैसे प्रॉफिटेबल टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। तो मेन ये कारण था प्रॉफिट्स अर्न करना, टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, राइट। अब एक दो टॉपिक रहते हैं हमारे, एक तो एक क्या पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन था, हम लोगों ने इतना पढ़ा, एक क्या उस ऐसी अच्छी चीज़ें वो करके गए जो एक छाप छोड़ गए अभी तक हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो यहीं पे हम लोग बात करते हैं व्हाट वर द पॉजिटिव्स, राइट। पॉजिटिव्स क्या थी, तो गिनती की 3-4 बातें, मतलब 5 पॉइंट पेपर में तो ऐसे करके लिख सकते हैं। एक तो ये चीज़ थी कि बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एकदम हमारी बढ़िया हो गई, स्मूथ हो गई, जैसे हमने कहा रेलवे वगैरह डेवलप हुआ, तो इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, राइट। अब इससे क्या हुआ, इससे हम लोग फेमाइंस पर चेक रख पाते थे, जैसे मैंने भी पढ़ाया था ऊपर आपको कि ऑल वेदर रोड्स नहीं थे, इसमें लोगों को फेमाइंस से बहुत प्रॉब्लम आती थी, बट रेलवे वगैरह डेवलप हुए और भी डेवलपमेंट हुई जिससे एक तरीके से हम लोग फेमाइंस पर चेक रख पाए। और एक और चीज़ थी कि वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप छोड़ के गए थे हमारे लिए, हम बोल सकते हैं लाइक अ बेटर और इफेक्टिव, let's say like effective administrative setup they have left for us, right, effective administrative setup वो हम लोगों के लिए अच्छे से छोड़ के गए थे। और हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से कि पहले हम लोग बार्टर इकोनॉमी में चलते थे, अब एक तरीके से एक प्रॉपर मॉनेटरी इकोनॉमी आ गई थी हमारे इंडिया में, राइट। देयर वाज अ शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी आ गई थी। साथ ही साथ एक और चीज़ जो एक अच्छा पॉइंट है वो हम बोल सकते हैं सेल्फ सफिशेंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कि हम लोग ना सेल्फ सफिशेंट हो गए थे बाद में। अब कैसे वो समझते हैं बात, देखो पहले हम लोग कमर्शलाइजेशन करते थे, राइट। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की, उसकी वजह से सेल्फ सफिशेंसी आ गई फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। ठीक है, कमर्शलाइजेशन की वजह से ही क्या हुआ, सेल्फ सफिशेंसी आई फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर, राइट। सो दीज वर एक तरीके से पॉजिटिव्स, और ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट वर द पॉजिटिव्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब हमारा जो है एक टॉपिक रहता है कि व्हाट वर द फीचर्स, मैं तुम लोगों को ओरली बता देती हूँ कि क्या फीचर्स थे ड्यूरिंग ब्रिटिश इकोनॉमी, राइट। व्हाट वर द फीचर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश इकोनॉमी, राइट, मतलब ब्रिटिश इकोनॉमी सॉरी इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे जो ब्रिटिशर्स के अंदर थे, अंडर थे हम लोग। तो व्हाट वर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो एक हम बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी वॉज स्टैगनेंट, राइट। मतलब एक तरीके से हम ना पूरे चैप्टर का निचोड़ उसमें बोल सकते हैं, राइट। इंडिया की इकोनॉमी स्टैगनेंट थी, इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो बैकवर्ड थी, राइट। इंडिया की इकोनॉमी प्रॉपरली एग्रेनियन थी, राइट।
अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, मैंने बताया था 85% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरियाज, राइट। और वो रूरल एरियाज में रहते थे लोग और वही उन एग्रीकल्चर करते थे। तो एक वो पॉइंट हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयर वाज नो मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं कि एग्रीगेट रियल आउटपुट जो है वो किस रेट पे ग्रो कर रहा था, जैसे कि इट वाज लाइक 0.2%, इट वाज ग्रोइंग एट लेस देन 2%, और पर कैपिटा आउटपुट वाज ग्रोइंग एट लेस देन 5%। तो हम लोग वो वाला पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। हम लोग ये बता सकते हैं कि बोलते हैं टर्शरी सेक्टर में 15 to 20% लोग इन्वॉल्व थे, सेकेंडरी में इतने इन्वॉल्व थे, राइट। और साथ ही साथ हम लोग राइट इंडियन इकोनॉमी में और ये भी चीज़ बोल सकते हैं कि पहले हमारी इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही लाइक मैं कितनी बारी बोलूँगी, सॉरी, कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी एक तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, अब इतनी नहीं अच्छी रही। सो वी बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ लाइक रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो वो सारे फीचर्स हम लोग उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं और एक कॉम्प्रहेंसिव आंसर लिख सकते हैं अगर पेपर में आए तो। दिस इज़ व्हेन, मतलब अब हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, बट हम एक बार फटाफट से एक प्रॉपर ग्लिम्स ले लेते हैं पूरे चैप्टर के जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। मैं लास्ट से चालू करूँगी, फिर हम स्टार्टिंग में जाएंगे। देखो हम लोगों ने, अब तुम लोगों को क्या करना है, अब तुम लोगों को बस आंखें बंद करके चीज़ें सुननी और इमेजिन करना है जो भी मैंने तुम लोगों को बताया। लास्ट से चालू कर रहे हैं ताकि फ्रेश याद रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट रोड्स, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में। रोड्स में पढ़ा कि इट वाज यूज फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल्स। रेलवेज में बोला कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करने में सहायक था, कमर्शलाइजेशन के में हेल्प करता। और मेनली ब्रिटिशर्स के लिए, अगर मेरे को क्यों ब्रिटिशर्स ने रेलवेज में इन्वेस्ट करा, क्यों बनाया, ताकि वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर सके ब्रिटिश फंड्स के इंडिया में, प्रॉफिट्स वगैरह को अर्न करने के लिए, by linking railways with major ports to have effective control over the Indian economy। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उन्होंने डेवलप किया, जैसे कोस्ट केनाल और उड़ीसा कोस्ट, बस इससे कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। कम्युनिकेशन जो है उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के बारे में बात करी, पोस्ट के बारे में बात करी। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो था इट वाज यूज फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, राइट। फिर हम लोगों ने बात करा था लाइक लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव्स के बारे में। लाइक पॉजिटिव्स क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो पा रहा था, सो वी वर एबल टू कीप अ चेक ऑन फेमाइंस। शिफ्ट हुआ मॉनिटरी इकोनॉमी में, बार्टर सिस्टम जो है वो एक तरीके से एंड अप हो गया था। सेल्फ सफिशिएंसी हुई हमारी फूड एंड प्रोडक्शन में। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वो हमारे लिए छोड़ के गए थे, राइट, उसी को हम लोगों ने कंटिन्यू करा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो प्रीडोमिनेंसी प्राइमरी ऑक्यूपेशन के, प्राइमरी में मेजॉरिटी पॉपुलेशन लाइक 70 to 75%, टर्शरी में 15 to 20% पॉपुलेशन थी, सेकेंडरी में 10% थी, राइट। एंड देन वी हैव अनबैलेंस्ड ग्रोथ, किसी सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ थी, किसी में कम थी। फिर था रीजनल वेरिएशन के बारे में लोगों ने पढ़ा था। मैं ट्रिक बताई थी, टैग KMW, सॉरी कैट क्या म्याऊ, कैट क्या करती है, म्याऊ करती है, राइट। तो K फॉर योर कर्नाटका, A फॉर आंध्र प्रदेश, T फॉर तमिलनाडु, K फॉर केरला, मतलब कुछ बोले, इट इज़ लाइक योर केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। और जहाँ यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक तरीके से लोग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में भी इन्वॉल्व हो रहे थे और हमारे टर्शरी में भी जा रहे थे लोग, पर उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब में लोग एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स जा रहे थे। फिर हम लोगों ने बात करी डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में। पहला ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, 1881 में। 1921 वॉज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। उसमें क्या क्या हमने पढ़ा, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई मतलब बर्थ रेट 48%, लाइक 48 पर 1000 बोल सकते हैं, डेथ रेट 40 पर 1000, लिटरेसी रेट बहुत कम था, ओवरऑल बस लेस देन 16%, फीमेल का बस 7% था। हाई इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट था, इट वाज 218 पर 1000 एंड 20 पहले 218 पर 1000 था और अब प्रेजेंटली इट इज़ लाइक 28 पर 1000, पहले 218 पर 1000 था। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हमारी इट वाज लाइक 32 एंड अब इट इज़ लाइक 68 years। Okay, now we'll talk about the different types of sectors that we have studied in detail. Okay, talking about the foreign trade में हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग इम्पोर्टर बन गए थे फिनिश्ड गुड्स के और एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल मोर देन 50% ऑफ द लाइक जो भी क्या बोलता है ट्रेड था, इट वाज लाइक टुवर्ड्स ब्रिटेन। ड्रेन हुआ इंडियन वेल्थ का ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तुम लोगों को बताया था कि तीन हमारे वो क्यों वो यूज़ करते थे, वट वर द लाइक 3 ways कि जिसमें हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस यूज़ होता था। लाइक अगर कोई वॉर है, ब्रिटिशर्स वगैरह लोगों ने फाइट करा उसके लिए, राइट, टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वॉर, वही हो गया। टू मेक पेमेंट्स फॉर, अगर कोई ऑफिस सेटअप करे उसकी पेमेंट बनानी है। टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स, 3 चीज़ें क्या थी, इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर, टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस बाय एन ऑफिस, राइट।
और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी, जिसमें एक्सपोर्ट जो था उस पर कोई टैरिफ नहीं लगता था, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स पर, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स पे कोई टैरिफ नहीं लगता था। सुएज कनाल 1869 में लाया गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। डिक्लाइन हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, एंड जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। इम्पोर्ट हम लोग करते थे फिनिश गुड्स का और एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का। लिमिटेड रोल रहा पब्लिक सेक्टर का। लैक हुआ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ का। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ वो होती है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं मशीन्स वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स पे कोई टैरिफ नहीं था, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स पे कोई टैरिफ नहीं था। एग्रीकल्चरल सेक्टर में पड़ा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम के बारे में। जो भी प्रॉफिट हमारा ओन होता था बाय द लैंड, दैट इज टू बी गिवन टू जमींदार, जमींदार इन रिटर्न दे गिव इट टू दी ब्रिटिशर्स। Then we British government commercialization of agriculture, जिसमें कैश क्रॉप्स को ग्रो करते थे, इट वाज समथिंग व्हिच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइंस। देन वी टॉक्ड अबाउट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, की प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत ज़्यादा कम था। वी वर हाईली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल एंड इम्पैक्ट्स क्या था पार्टीशन का, जैसे कि अ वेरी हाईली फर्टाइल एरिया वेंट टू द पाकिस्तान, एंड एक जूट एरिया जो बहुत अच्छा था वो बांग्लादेश की तरफ चला गया था। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बात की थी कि एग्रीगेट रियल आउटपुट वाज ग्रोइंग एट लेस देन 2%, पर कैपिटा आउटपुट लाई 0.5%। नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम जो है बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, फिल्ले शिराज, वी राव, सबसे ज़्यादा डॉक्टर राव की उसको सिग्निफिकेंट माना गया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी पहले बहुत अच्छी थी, अब डिक्लाइन हो चुकी है। एग्रेरियन इकोनॉमी थी हमारी इंडिया वाली। 85% ऑफ द पीपल लिव इन रूरल एरियाज एंड दे वर लाइक रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर। अब ये तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। मैंने लास्ट में बहुत जल्दी इसलिए बोला, तुम्हें आंखें बंद करने का इमेजिन करने के लिए इसलिए बोला ताकि एक प्रॉपर तुम्हारे लाइक एक प्रॉपर इमेज रन हो जाए हम लोगों ने जो भी पढ़ा। मैं चाहूँ तो लास्ट में आराम से भी बता सकती थी, बट आई वॉन्टेड यू टू क्लोज योर आइज एंड टू लिसन टू इट राइट बहुत अच्छे से। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मेक श्योर यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक द यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू।